नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग अणुसंघ की गुणधर्म के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। तीसरा पॉइंट है हिमांक में अवनमन। हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज होना, किसी लिक्विड का जमना, सॉलिड में बदलना। अवनमन का मतलब होता है अवनमन का मतलब गिरना, नीचे की ओर आना। ठीक है, नीचे की ओर आना कैसे, क्या है पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो पर समझाऊंगा। ठीक है, अवनमन का मतलब कमी, कैसे कमी वो भी हिमांक में, उसे देखते हैं। सबसे पहले हिमांक शब्द सुनेंगे। हिमांक क्या है? हिमांक आप लोगों को छोटी सी क्लास में कक्षा 9 से ही पढ़ाया जा रहा है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है, उसे उसका हिमांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, कह रहा वह ताप जिस पर कोई द्रव, कोई लिक्विड ठोस में बदल जाता है, उसे उसका हिमांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस परिभाषा को, हिमांक को मैं आपको सॉल्यूशन के आधार पर समझाता हूँ। विलियन का लेसन पढ़ रहे हैं, विलियन के बेस से समझाता हूँ। ध्यान दें, एक फिगर बना के समझाऊंगा। ये देखिए, इस पर हमारा लिक्विड भरा हुआ है। ध्यान दें, ये लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ये शुद्ध विलायक है बच्चों, शुद्ध विलायक है। ठीक है, शुद्ध विलायक है तो शुद्ध विलायक का अपना कुछ वेपर होगा। ठीक है, अपना खुद का इसका वेपर है। ये आसपास के टेम्परेचर को ग्रहण करेगा और इसकी वेपर जो है बनना शुरू होंगी। ठीक है, तो इसकी खुद की वेपर है, यानी इसका खुद का वेपर प्रेशर है, लेकिन इसके ऊपर जो है 1 एटीएम का वायुदाब लग रहा है। ठीक है, यानी वेपर बन तो रही है लेकिन 1 एटीएम का उसके ऊपर प्रेशर भी लग रहा है। चलिए ठीक है बच्चों, इस विलायक की बात करूं तो इस विलायक को मुझे जमाने में 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लगता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लगता है। ठीक है, फिर यदि इसी शुद्ध विलायक में, ये शुद्ध विलायक में यदि हम लोग कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो क्या होगा? जैसे ही अवाष्पशील विलेय विलायक में मिलाएंगे तो उसकी वेपर कम हो जाएगी। वेपर कम हो जाएगी तो उसको फ्रीज करने में हमें कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसे फ्रीज करने में इसकी अपेक्षाकृत थोड़ा सा अधिक ताप लगेगा फ्रीज करने के लिए, क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर उसकी वेपर प्रेशर से अधिक है। लेकिन अगर इस विलयन की, चूंकि विलायक में अब विलय मिल चुका है, इस विलयन की जो वेपर प्रेशर है वो कम है और इसकी वेपर प्रेशर कम है अपेक्षाकृत इसके, तो भैया इसको जमाने के लिए हमको और कम टेम्परेचर की आवश्यकता लगेगी। इसको जमाने के लिए थोड़ा ज़्यादा और उसको जमाने के लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, है ना। तो ध्यान से देखें आगे। मान लें बच्चों, हिमांक की परिभाषा सॉल्यूशन बेस से क्या बोलेंगे आप बोलेंगे जब किसी शुद्ध विलायक में खुद की उसकी वेपर होती है, किसी शुद्ध विलायक में उसकी खुद की एक वेपर होती है, उसकी वेपर प्रेशर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन की अपेक्षा उसका वेपर प्रेशर अधिक होता है।
इसीलिए उसे फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर अधिक लगता है, जबकि किसी विलयन का वेपर प्रेशर शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है, और जब कम हो जाता है तो उसे फ्रीज करने में हमें और कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर मैं कहूँ इस शुद्ध विलायक को यदि आपको फ्रीज करना है, सपोज शुद्ध विलायक जल जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर वे कोई विलायक लिया, मैंने कहा वो विलायक जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो रहा है, कोई भी विलायक है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो रहा है। अब इसी विलायक पे मैंने कोई आवासशील विलय मिला दिया तो इसकी वेपर प्रेशर कम हो जाएगी। कम हो सकता है ये फ्रीज हमारा 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो जाए। तो देखिए ये टेम्परेचर कम है और ये टेम्परेचर अधिक है ना। तो क्या कहेंगे हिमांक की परिभाषा, जब किसी शुद्ध विलायक में वो शुद्ध विलायक आसपास के परिवेश से ऊर्जा ग्रहण करेगा, ऊर्जा ग्रहण करने के बाद उसकी वेपर बनने लगती है, ठीक है, फलतः उसे फ्रीज करने में अधिक टेम्परेचर लगता है। जबकि किसी विलायक में जब आवासशील विलय मिला दिया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाता है अर्थात उसे फ्रीज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से टेम्परेचर पर वो फ्रीज हो सकता है ना। तो देखिए परिभाषा क्या बनी, अब देखिए इसके लिए परिभाषा, हिमांक के लिए परिभाषा क्या बोलेंगे, जब कभी कोई विलायक का वेपर प्रेशर, जब कभी किसी विलायक का वेपर प्रेशर किसी सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, जब किसी विलायक या किसी विलयन का वेपर प्रेशर ठोस के जैसा हो जाए। तो आपको पता है ना ठोस का तो वेपर होता ही नहीं है। आप देखे होंगे ठोस को आप अपने घर में कहीं पर भी रख देते हैं वो उसी तरह रखा रहता है। ऐसा नहीं कि वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो कुछ दिनों बाद ठोस खत्म हो जाता है, वो ठोस वहीं पे वहीं रखा रहता है। इसका मतलब उसकी वेपर है ही नहीं है, तो वो स्थायी है। तो क्या कह रहा है डेफिनेशन हिमांक के लिए, जब किसी विलयन या किसी विलायक का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे ही उसका हिमांक कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हिमांक में अवनमन क्या है, हिमांक में अवनमन क्या है, परिभाषा क्या है। देखिए जब किसी शुद्ध विलायक को किसी एक स्थान पर रखा जाता है तो शुद्ध विलायक आसपास के परिवेश से ऊर्जा ग्रहण करता है, ऊर्जा ग्रहण करता है तो उसकी वेपर बनना शुरू हो जाती है, उसका खुद का एक वेपर प्रेशर होने लगता है। जबकि उसी विलायक में कोई आवासशील विलय मिला दिया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, कम टेम्परेचर लगता है, उसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। ये है आपकी हिमांक में अवनमन की परिभाषा। ठीक है ना। इसके बाद इसके कैलकुलेशन से रिलेटेड मैं आपको बातें सिखाऊंगा कि कैसे अणुभार ज्ञात करने के लिए हम सिद्ध करेंगे व्यंजक। ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, इसका संबंध मोललता से करता हूं। ठीक है। हिमांक में अवनमन, तो मैं लिखूंगा किसी विलयन का हिमांक अवनमन, ध्यान रखें विलयन का हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ, डेल्टा परिवर्तन दर्शा रहा है, टी टेम्परेचर दर्शा रहा है, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। जब किसी विलयन का हिमांक, ऐसे लिखेंगे विलयन का हिमांक अवनमन, ऐसे विलयन का हिमांक अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो विलयन का हिमांक अवनमन क्या है वो देखिए, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के स्मॉल एम के। ठीक है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ
m जहाँ पर kf हिमांक अवनमन स्थिरांक है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है, ठीक है। इससे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। जबकि मोललता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या है ना, विलेय के मोलों की संख्या को लिखते हैं Nb बटा विलायक का भार यानी कि WA। Nb का मल्टीप्लाई 100 से होता है, आपको पता है, और ये वैल्यू विलायक का भार ग्राम में होता है, ठीक है ना। तो जहां पर Nb इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का भार। इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, इस Nb की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। m इज इक्वल टू WB MB इंटू WA इंटू 1000, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। m का मान मोललता का m का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, m की वैल्यू ये है, इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू कैपिटल WA। ये फार्मूला आ गया, ठीक है। इसी के आधार पर आप अपने न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसी हिमांक में अवनमन को ग्राफ के द्वारा समझते हैं, ठीक है। एक ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ से समझिए। हिमांक में अवनमन को मतलब हिमांक का जो टेम्परेचर है उसमें कमी होना, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हम लोग जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ध्यान रखें, ये बढ़ते हुए टेम्परेचर को प्रदर्शित कर रहा है, ये बढ़ते हुए टेम्परेचर को प्रदर्शित कर रहा है। ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वायुमंडलीय दाब बढ़ रहा है, ठीक है। माना हमारे पास बच्चों कोई विलायक है, ये विलायक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि कमी आएगी, नीचे गिरेगा, ऊपर से नीचे आना है। उन्नयन होता तो नीचे से ऊपर जाता है ना। मान लीजिए कोई ये A है हमारा, तो बच्चों समय के साथ इधर जाएंगे तो समय, सॉरी इधर जा रहे हैं तो ये टेम्परेचर है, समय नहीं है बेटा, ठीक है, ये टेम्परेचर है। तो इधर जा रहे हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और इधर आएंगे तो कम माना जाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे, तो 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2। इधर आ रहे हैं तो कम है, उस तरफ जा रहे हैं तो अधिक है। तो ठीक है, जैसे जैसे हम कम टेम्परेचर करेंगे तो धीरे धीरे इस विलायक का वेपर प्रेशर देखिए कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और एक ऐसा टाइम आएगा कि इसकी जो वेपर है वो एकदम ठोस के बराबर हो जाएगी, और ये विलायक हमारा किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। बदल गया। जिस दौरान ये यहाँ से सॉलिड में बदला है, ये है वो पॉइंट जहाँ सॉलिड में बदला है, उस समय हमारा टेम्परेचर ये। तो ये टेम्परेचर बच्चों किसको रिप्रेजेंट करता है, विलायक के टेम्परेचर को। विलायक के टेम्परेचर को हम दर्शाते हैं डेल्टा TF1 से, डेल्टा TF1 से। ये हो गया विलायक के लिए। अब इसी विलायक में यदि विलेय मिला दिया जाए तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब अगली लाइन में थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा ये, ठीक है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि अब विलयन का वेपर प्रेशर जो है ठोस के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। ये देखिए, ये पॉइंट आ गया, ठोस के वेपर प्रेशर के बराबर आ गया। अब इस पॉइंट को यदि हम लोग खींच के नीचे देखते हैं बच्चों, ये तो उस दौरान हमको यहाँ के लिए टेम्परेचर किसके लिए मिला, विलयन के लिए। इसे किससे दर्शाते हैं, डेल्टा TF2 से। इस पॉइंट को डेल्टा TF2 से। तो हमको क्या मिल रहा है, विलायक और विलयन के बीच हिमांक में कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। हिमांक में कमी, यहाँ के लिए कुछ टेम्परेचर था, यहाँ के लिए कुछ टेम्परेचर, यानी इधर जब विलयन के लिए हम ये ग्राफ खींच रहे थे तब हम देख रहे थे कि हमको इधर की वैल्यू मिल रही थी, यानी इधर टेम्परेचर कम हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, हिमांक में अवनमन यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, डेल्टा TF। हिमांक अवनमन को डेल्टा TF से दर्शाते हैं। तो अब अधिक वैल्यू से कम वैल्यू को घटा देंगे। अधिक वैल्यू किसकी है, ये वाले की। देखिए ये यहाँ से आया, ये इसकी अधिक वैल्यू, अधिक टेम्परेचर है, और इसका थोड़ा सा कम टेम्परेचर। तो अधिक से कम को घटा देते हैं, तो डेल्टा TF1 माइनस
डेल्टा TF2। ठीक है, जहां पर डेल्टा TF हिमांक अवनमन के लिए है, डेल्टा TF1 किसी विलायक शुद्ध विलायक का हिमांक है, वहीं पर डेल्टा TF2 किसी विलयन का हिमांक प्रदर्शित कर रहा है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।